हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इन दिनों 12वीं कक्षा की अकाउंटेंसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, साझेदारी का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। इससे पहले हमने सीखा था, ये कैपिटल अकाउंट था, ये हम कर चुके हैं, जिसमें बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस जो इस साल के शुरू में कैपिटल का बैलेंस था वो है। फिर जो उन्हें मिला है, जैसे इंटरेस्ट मिला हो, दोनों को मिला है इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है, मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति को सैलरी मिली है। कमीशन है, दूसरे को मिला है। इसी प्रकार से उन्होंने जो ड्राइंग की थी वर्ष के दौरान वो घटा दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी घटा दिया और लास्ट में बैलेंस सीडी बच गया। ये हम कर चुके हैं कि नहीं? याद है ना? तो हम ये कर चुके हैं। हम आज कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो एक टाइप तो ये है, इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएट क्या होता है? जैसे बिजली कम ज्यादा हो रही है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, उसे कहते हैं आज बिजली में फ्लक्चुएशन बहुत है, उतार चढ़ाव। इसी प्रकार से आप गौर करें तो शुरू में कैपिटल 30,000 थी, अगर सिर्फ इंटरेस्ट दे दिया जाए तो भी कैपिटल में चेंज आ गया, 30 तो नहीं रही, बढ़ गई। 3 मत दो, अगर आप सिर्फ ड्राइंग कर लो तो भी कैपिटल घट गई। कहने का मतलब है हर बात से कोई भी पॉइंट जिससे पूंजी पे इफेक्ट पड़ता हो उसका असर यहाँ पे दिखाई देगा और आपकी पूंजी में बदलाव आ जाएगा। जो पहले मेरी पूंजी 30,000 थी, अब वो पूंजी 33 हो गई है। क्लियर है? इसे कौन सा मेथड कहते हैं? इसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यानी आप इस मेथड को जानने से पहले ही ये कर चुके थे, बस पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील या अस्थायी भी कह देते हैं, पूंजी खाता और विधि। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं दूसरी विधि। इसमें एक थोड़ा सा जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि मेरी पूंजी शुरू में 30 थी, अब 33 हो गई, कल को 33 का 35 38 हो जाएगी, कभी वो 20 हो जाएगी। यानी बार बार कैपिटल बदलती रहेगी, तो कई बार हमें कैपिटल ही याद नहीं रहेगी कि मेरी कैपिटल कितनी थी। जैसे कि किसी बच्चे को साल में एक बार रोल नंबर दिया जाता है ना। अब अगर उसका रोल नंबर मान लेते हैं कि 15 है, 15 है, और एक महीने बाद उसका रोल नंबर चेंज कर दिया जाए, या हर क्लास का हर सब्जेक्ट का जो टीचर है अगर उसे अलग अलग रोल नंबर दे, तो उस बच्चे को कितनी कठिनाई होगी कि रोल नंबर 15, यस सर, अब अगले सब्जेक्ट में रोल नंबर 18 है, तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? इसी प्रकार से कैपिटल में जो चेंज आता है, कई बार हमें जो मूल कैपिटल है, जो बेसिक कैपिटल है हमारी, वो भी याद नहीं रहती कि कितनी थी। तो कुछ पार्टनरशिप में साझेदार चाहते हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स रहे और जो प्लस माइनस एक्स्ट्रा होता है वो अलग होता रहे, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि। यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फिक्स कैपिटल रखनी है तो
आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं उसके एक अकाउंट की बजाय दो अकाउंट बनेंगे। अब वो दो कैसे बनेंगे? एक में केवल कैपिटल रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? कैपिटल, और केवल कैपिटल। और कभी अगर कैपिटल ही एडिशन लगाई जाए और अतिरिक्त पूंजी लाई जाए या पूंजी ही घर लेके जाए तो उस कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करेंगे। और बाकी जो बच गया, जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो उन्हें कमीशन मिल रहा है, जो ड्राइंग कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस प्रकार की जो बातें हैं इन सब को अलग अकाउंट में रखेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहां पर थोड़ा सा गैप कर देंगे। यहां तक एक अकाउंट बन जाएगा। ये मेरा एक अलग अकाउंट हो गया और इससे नीचे का एक अलग अकाउंट बन गया। इस अकाउंट का नाम रखेंगे हम, थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूं इसको, ये लीजिए यहां कर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स, चालू खाते। ए का अकाउंट, बीज अकाउंट, इज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ पूंजी को अलग रख दिया और जो भी उसे प्लस माइनस मिले हैं वो सब अलग कर दिए। यानी एक का नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम रहेगा करंट अकाउंट। कहां पर इनको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे? केवल पूंजी या अतिरिक्त पूंजी इसमें आएगी, या पूंजी को ही घर लेके जाए तब इसमें आएगी। लेकिन बाकी जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कोई कमीशन है, ये सब अलग अकाउंट में आ जाएगा। उसको कहते हैं हम करंट अकाउंट। ठीक है, कौन सा मेथड हुआ? फिक्स्ड मेथड। तो अब याद कैसे रखेंगे? फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड बनाया जाए तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ फर्क नहीं है। हाँ, अब दो सीडी हो जाएंगे। यहां पर 30,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, फिर 30,000, 20,000। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 30,000, 20,000। बोलिए, क्लियर है? लेकिन अब ये अलग हो जाएगा। अब क्योंकि 10 और 3 13,000, ये सिर्फ 13 रहेगा, और ये 5 और 2 7,000। फिर इधर भी ये 13,000 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 33 नहीं रहेगा क्योंकि 8 और 2 10 हो गए, 10 और 3 13, 3 यहां हो गया। और ये जो 22 है, 22 नहीं रहेगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7। अब देखो ना, आप पहले 22 था, अब 22 की जगह 20 कैपिटल हो गई और 2 करंट का बैलेंस हो गया। पहले ये 33 था, 30 कैपिटल हो गई और 3 करंट का बैलेंस हो गया। बस यही था। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि कौन से मेथड का प्रयोग कब करें। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे कोई हिंट नहीं है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, या ऐसी रकमें नहीं दे रखी जिससे हमें लगे कि इसका किसी पर्टिकुलर तरफ इशारा है, तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का प्रयोग करेंगे। यानी एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, सब कुछ उसी में रहेगा। तो फिक्स्ड कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको ओपनिंग बैलेंस में अगर कैपिटल का और करंट बैलेंस दे दे तो इशारा उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यानी वो आपसे करंट अकाउंट बनवाना चाहता है, अर्थात फिक्स्ड मेथड का यूज करना चाहता है। क्लियर है? मान लेते हैं कि उसने करंट बैलेंस नहीं दे रखा, फिर दूसरा क्या इशारा करेगा? वो कहेगा कि साझेदारी में ये समझौता या ये तय हुआ है कि वो पूंजी को स्थायी रखना चाहते हैं, या यूं कह सकता है कि वो पूंजी में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।
या ये कह सकता है कि वो अपनी पूंजी बराबर रखना चाहते हैं या कम ज्यादा जो भी कहे कि इस रेशियो में रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि वो कहता है 3-2 में रखना चाहते हैं, तो बच्चों 3-2 में तो एक बार तो आप सेट कर सकते हो, लेकिन अगर एक को इंटरेस्ट मिल गया दूसरे को नहीं मिला, या कम मिल गया ज्यादा मिल गया, एक को कमीशन मिल गया दूसरे को नहीं मिला, तो उसी समय वो तो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आपको फिक्स्ड मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कई बातें बता दी मैंने कि करंट अकाउंट लिखा हो तो भी आप करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर कहता है कि वह भविष्य में अपनी पूंजी फिक्स रखना चाहते हैं तो भी हो सकता है। वो कहता है कि अपनी पूंजी बराबर रखना चाहते हैं, जैसे इसकी 30 और 20 है, बराबर रखने का मतलब हुआ कि इसको 10 वापस दे दो, तो यहां पर 10 कैपिटल विड्रॉ हो जाएगी, लेकिन आइंदा के लिए तो फिक्स हो जाएगी ना, तो यहां पर आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, अब हम करेंगे मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यानी मैनेजर को शुद्ध लाभ पर कमीशन देना। क्यों देते हैं कमीशन? जब मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हो तो कमीशन क्या देना? दो बेनिफिट क्यों देना पड़ते? सैलरी देने से कई बार शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब सैलरी तो मिलनी है, आप ज्यादा काम करो चाहे ना करो, तो ऐसे में कई बार प्रोत्साहन नहीं मिलता अच्छे काम करने वाले को, और कई बार कुछ लोग उसे चिढ़ाते भी हैं कि देखिए आप इतनी मेहनत करते हो तब भी आपको इतनी सैलरी मिलती है, हम मेहनत नहीं करते या बहुत कम करते हैं तब भी हमें सैलरी बराबर मिलती है। तो कई बार हताश भी करते हैं लोग। तो ऐसा ना हो, लोग अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाएं, ज्यादा काम करें, इसके लिए मैनेजर को हमने सैलरी तो दी, साथ में कहा मैनेजर यदि आप इतना काम कर देंगे, इतना प्रॉफिट कमा के दे देंगे, तो हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी दे देंगे। आपकी सैलरी तो है, पर अगर और आप एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कर दोगे या जितना प्रॉफिट करोगे हम उसका आपको इतना % कमीशन दे देंगे। इससे मैनेजर और उत्सुकता से और मेहनत से काम करेगा, लगन से काम करेगा कि नहीं, क्योंकि सैलरी के साथ एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। चलिए, तो अब कमीशन हम कैसे देते हैं मैनेजर को? दो तरीके से दे सकते हैं। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन घटाने से पहले के लाभ पर कमीशन, और कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और कमीशन घटाने के बाद आए लाभ पर कमीशन। नहीं समझ में आया? कोई बात, अब समझाएंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे आपको। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन देने से पहले के लाभ पर कमीशन देना। कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर कमीशन। क्या मतलब निकला? देखिए, एक बात तो ये ध्यान रखना, ये मैनेजर है, पार्टनर नहीं है। क्लियर है? और मैनेजर पार्टनर नहीं है तो इसको जो कमीशन या सैलरी जो भी देना है मैनेजर को, वो आपका खर्चा है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें पे किया जाएगा, चाहे मैनेजर सैलरी हो
मैनेजर सैलरी हो या टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन जो भी है वो उसे यहां दिया जाएगा। मान लेते हैं 50,000 हमने उसको देना है और कमीशन देना है, क्योंकि अब तो हम कमीशन की बात कर रहे हैं ना। पर कहां देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। क्लियर हुआ? अब कैसे देंगे, क्या देंगे? मान लेते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, 22,000 रुपए लगा देते हैं और इसको छोटी रकम कर देते हैं या इसको फिलहाल हटा देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिलहाल के लिए। तो मैनेजर को कमीशन देते हैं 22,000 रुपए हमारे पास, और यहां पे 10% देना हो। कितना देना है? 10%। तो हम जो प्रॉफिट आया है, जो मैनेजर ने कमा के दिया है, उस 22,000 पर 10/100 यानी 1 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो इससे कट गई, तो 2,200 रुपए कमीशन दे देंगे। और बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। क्लियर हुआ? मैनेजर को कमीशन जो भी प्रॉफिट आ रखा है उस पे दिया गया है, यानी पार्टनर्स को देने से पहले, क्योंकि पार्टनर्स को तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, उसको सैलरी देना पार्टनर्स को ब्याज देना, ये सब बाद में होता है, तो उनसे पहले के प्रॉफिट पे देना है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, दूसरा मेथड है कमीशन और कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा पॉइंट है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर कमीशन, कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर कमीशन। कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर कमीशन। हमने कमीशन देना है, बिल्कुल देना है, लेकिन थोड़ा सा चालाकी चल के, थोड़ा सा पैटर्न को बदल के हम कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। ये 22,000 है, इसको 22,000 करोड़ भी तो मान सकते हो। जहां बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, चलो इतना ना माने, 22 लाख मान लीजिए, 2 करोड़ 22 करोड़ मान लीजिए, तो इस पर कमीशन देना, अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव कर दे तो देखिए फर्क आ जाता है। क्या फर्क है? कमीशन अब भी यहीं पर देना है, मना नहीं कर रहा, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए कैसे, पहले 2200 दिया गया ना, अब क्वेश्चन कहता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमने मैनेजर को कहा, मैनेजर हम आपको शुद्ध लाभ पर, कौन सा शुद्ध लाभ? जो हमारे घर जाने लायक हो, यानी जिसे मैं लाभ के तौर पे घर ले जा सकता हूं, उसका 10% आपको कमीशन दूंगा। नहीं समझे? कैसे समझते हैं? आप मेरे पास जितना पैसा लाओगे उसमें से मैं आपको कमीशन दूंगा। तो बताइए, क्या जितना लाओगे सारा मैं घर ले जा सकता हूं? मैनेजर बोला नहीं जी, कैसे ले जाओगे, क्योंकि मुझे कमीशन भी तो दोगे। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, आपको कमीशन देना मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इस खर्चे को भी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% इंटरेस्ट कमीशन दूंगा मैं आपको। देखिए क्या मतलब निकला।
मान लेते हैं कि मैनेजर मेरे पास 22,000 रुपए लेके आया, 22,000। ओके, अब ये बताइए, क्या ये 22 के 22,000 रुपए मैं अपने घर ले जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ले जाने लगा, मैंने कहा मैनेजर थैंक यू, मैं चला, मैनेजर कहेगा सर कमाल कर रहे हो, आपने ही तो कहा था कि आपको 10% कमीशन देंगे। ओहो, गलती हो गई, अभी देता हूं। तो जब मैं उसे 22,000 में से मान लेता हूं कि 10% यानी 2,200 रुपए बनता है, यदि मैं उसे कमीशन दे दूं तो मेरे पास बचेंगे 19,800 रुपए। यानी 2,200 तो मैं मैनेजर को दे दूं तो बाकी मेरे पास कितना बचेगा? 19,800 रुपए। और हमारी कंडीशन क्या थी कि जितना मेरे घर जाएगा, जितना मुझे शुद्ध लाभ होगा, उसका 10% आपको कमीशन दूंगा। तो मेरे घर तो 19,800 गया, और अगर मैं इसका 10% निकालूं तो मुझे आपको 1980 देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं 22,000 में से 1980 रुपए ही देता हूं, 1980 रुपए देता हूं, तो ये बच गया 20,020 रुपए। 20,020 रुपए। अब अगर 20,020 बचते तो मैं उसको अगर 1980 दूं, वो कहेगा चलो जी ठीक है, आपकी बात मान ली। फिर मैनेजर कहेगा सर आपके घर कितने गए? मैंने कहा 20,020। और कहता है आपने मुझे कितने दिए? मैंने कहा 1980। तो कहता है जी कहाँ आपकी बात भी सही बैठी, आपने कहा था जितने आपके घर जाएंगे उसका 10%, तो मुझे 20,020 का 2,002 रुपए दो। तो ये तो बार बार दिक्कत आ रही है। तो इसका समाधान क्या है? आइए हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, एम कमीशन मतलब मैनेजर्स कमीशन समझ लीजिए। कितना है मैनेजर कमीशन? 22,000 प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट है। मैनेजर को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना है? 22,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए, लेस मैनेजर्स कमीशन, जितना भी देना, अभी मुझे नहीं पता कितना देना है, और उसके बाद जो बचेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, और देना कितना है मैनेजर कमीशन? 10% देना है, ये ठीक है। 22,000 रुपए मेरे पास लाया, मैं उसे 10% कमीशन दूंगा, और उसके बाद जो राशि बचेगी वो भी मुझे नहीं पता कितनी है अभी, वो इतनी होनी चाहिए कि इसका 10% ही कमीशन बैठे। ठीक है, देखिए, अगर मुझे मैनेजर का कमीशन पता हो, अगर मुझे पहले से कमीशन पता है, फिर तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। कैसे आ जाएगा? ये कमीशन घटा दो, आ जाएगा। या मुझे नेट अमाउंट पता हो, नेट प्रॉफिट पता हो, तो भी आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो। लेकिन सवाल तो यही, दोनों नहीं पता। जब ऐसी स्थिति हो तो हम यहां पर एक फार्मूला चलाते हैं, मान के चलते हैं। क्या करते हैं? माना। वो कहते हैं हम छोटी क्लास में सीखते थे, माना मूलधन इतना, यानी फॉर एग्जांपल लेट से प्रिंसिपल अमाउंट इज दिस, ऐसे करके चलते थे। तो करें, मान लेते हैं कि ये 100 रुपए है। ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? इसको क्यों मानूं जब मेरे पास है ही 22,000, तो मैं क्यों 100 मानूं? बिल्कुल ठीक है, जब है तो मानने की जरूरत क्या है? मानना हो तो या तो कमीशन को मानो या ये मानो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्योंकि जो चीज नहीं है वो मानिए ना। हाँ, तो चलते मान लेते हैं कि ये 100 रुपए है। क्या 100 रुपए? प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है जी,
थोड़ी देर मान लेते हैं। अगर 100 रुपए मेरी जेब में जाते हैं तो बताइए मैनेजर की जेब में कितने जाने चाहिए? 100 का 10%, 10 रुपीज, तो मैनेजर को मिलनी चाहिए 10 रुपीज। मानते हो? अच्छा, अब आगे, अगर मैनेजर को 10 रुपीज जाएंगे और मेरी जेब में 100 रुपए जाएंगे तो बताइए मैनेजर मेरे पास कितना प्रॉफिट लेके आया होगा? वो लाया होगा 110 रुपए। क्या मानते हैं इस बात को कि मैनेजर यदि 110 रुपए लाया होगा, उसमें से मैंने 10 रुपए उसको दिए होंगे, 100 रुपए अपनी जेब में रखे होंगे। 100 का 10% 10 रुपीज होता है। मैनेजर भी खुश है कि ठीक कहा, जितना मेरी जेब में गया उसका 10%, और हम भी खुश हैं कि 10%। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं सिंपल कहता, सिंपल कि मैनेजर आपको 10% कमीशन देंगे, तो 110 रुपए का 10% कितना बनता बच्चों? 11 रुपए। अगर मैं इसको करोड़ में बात करूं तो जहां 10 करोड़ बन रहा है वहां 11 करोड़ बनता है कि नहीं फर्क? तो इसलिए इतनी सी बात घुमाने से फर्क पड़ गया, ये हमारे फेवर में जा रहा है, मैनेजर को थोड़ा कम कमीशन जा रहा है। तो ये देखिए, तो यहां पर ये मैंने माना था, लेट्स से दिस इज लेट्स से मान लेते हैं, माना 100 रुपए। अब सारे नहीं माने, अगर ये 100 है तो नेचुरल है कि ये 10 रुपए होगा, और ये 10 है तो ये 110 होगा। कोई बच्चा कहेगा सर मैं 100 की जगह कुछ और मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हो, आप इसको 200 मान लो। अगर ये 200 है तो 200 का 10% 20 रुपए हो जाएगा भाई, और 20 हो जाएगा तो ये 220 हो जाएगा। वो तो आपकी मर्जी है, कुछ भी माना, लेकिन हम ज्यादातर 100 क्यों मानते हैं? ताकि इजीली कैलकुलेट किया जा सके, ज्यादा पचड़े में ना फंसे, है ना, जब मानने लगे तो चलिए, अब मेरे पास एक तो ओरिजिनल है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, एक मेरा माना हुए के आधार पर है 110, तो मेरे पास दो है ये। तो जब ये दो हो तो ऐसे लिखेंगे, इफ प्रॉफिट आफ्टर, नहीं बिफोर, इफ प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 22,000, देन नहीं, पहले 110, देन कमीशन इज इक्वल टू 10 रुपीज। अगर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इज 100, देन कमीशन कितना है? 10। और अगर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 1 रुपया हो, अगर 110 रुपए है प्रॉफिट तो कमीशन है 10 रुपए, और अगर 1 ही रुपया प्रॉफिट हो तो भाई कमीशन भी कम हो जाएगा, तो कमीशन होगा 10 और ये नीचे आ जाएगा बाई 110। ठीक है ना, जब 110 रुपए प्रॉफिट होने पर 10 रुपए कमीशन है तो 1 रुपया प्रॉफिट होने पर 10/110 हो जाएगा। और यही बात इफ प्रॉफिट इज 22,000, क्योंकि अब तो ओरिजिनल आ गया, यदि 22,000 प्रॉफिट हो तो मैनेजर कमीशन कितना होगा? तो भाई फिर 10/110 गुना 22,000, ऐसे होगा। ऐसे करके काटे, एक जीरो से कट गई, 11 दूनी 22 और 2,000 रुपए। अब देखें, चेक करके देखें, अगर हम 2,000 रुपए मैनेजर को कमीशन देते हैं तो 22 में से 2 गए तो क्या बचा? 20,000। अब चेक कर लो, वो 22 लाया, हमने उसे 2,000 दिए, हमारी जेब में 20 बचे, और चाहे 20 का 10% लगाओ तो 2,000 ही बैठा। ये था बच्चों इसके, ठीक है, बाकी तरीका तो सेम ही था, यहाँ पे 2,000। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आएगा तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, यानी साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज। किसी साझेदार ने फर्म को जरूरत पड़ने पर लोन दिया है,
पूंजी तो दी है, कैपिटल तो दे रखी है, लेकिन और पैसे की जरूरत पड़ गई। ऐसे में किसी पार्टनर ने कहा भाई मैं तो और पूंजी नहीं लगाता, क्योंकि पूंजी तो रिस्क में आती है कि अगर कल को बिजनेस डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उसने कहा मैं लोन दे सकता हूं और ताकि मुझे ब्याज मिल जाए। पार्टनरशिप ने सोचा कि बात तो ठीक है, अगर हम बाहर से लेंगे तब भी हमें ब्याज देना पड़ेगा तो पार्टनर को दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यदि कोई पार्टनर, ध्यान रहे पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाला नहीं, बाहर वाले तो लोन देते ही हैं, वो तो अलग है। लेकिन यदि कोई साझेदार ही अपनी फर्म को लोन देता है तो क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट और कहां पर करेंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है और उसे लोन पर ब्याज मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो बात यह है कि वो ब्याज बिजनेस के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए खर्चा है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभों पर प्रभार है। ये हमने पहले डिस्कस किया था, किसे प्रभार कहते हैं, किसे नियोजन कहते हैं, कि जो देने ही देने हैं खर्चे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसे कहते हैं प्रभार। और जो लाभ साझेदारों में जो बांटा जाता है प्रॉफिट को, लाभों का वितरण नियोजन कहलाता है, यानी उसी लाभ के टुकड़े करके बांटना, वो नियोजन है। लेकिन यहां पर तो ये प्रभार है, चाहे साझेदारी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैसी स्थिति हो, ब्याज तो देना पड़ेगा। अब देखो, मान लो आप पार्टनर भी हैं और आपने लोन भी दे रखा है, तो बताइए आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं लोन पर। लोन पे तो मिलेगा, चाहे संस्था को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। और प्रॉफिट तो यदि हो गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं हुआ तो अगले साल इंतजार करेंगे, है कि नहीं। तो ये बात है, ठीक है। तो इसे हम कहां दिखाते हैं, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, क्योंकि ये लाभों पर भार है, प्रभार है, ना कि लाभों का नियोजन, बंटवारा नहीं है। ये क्लियर हो गया। मोटी बात यहां पर यह है कि इसे पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर, साझेदार को दिया गया किराया। देखिए बच्चों, क्या है, अगर किसी साझेदार की बिल्डिंग है और उसने वो बिल्डिंग बिजनेस को किराए पे दे दी कि चलो बिजनेस करने के लिए आप मेरी बिल्डिंग ले लीजिए, तो अगर उसकी ना होती तो हम बाहर वाले से बिल्डिंग लेते और उसका किराया देते। इसी प्रकार के यहां पर हम पार्टनर को किराया दे देंगे। तो ये भी जैसे इंटरेस्ट और लोन था, उसी तरह से ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लाभों पर प्रभार है, इसलिए इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिया जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इसको दिया जाएगा, ना ये लाभों का विनियोजन नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों, प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। ये क्या है, पहले सिंपल, पूंजी पर ब्याज देना हमने किया था ना, साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना, ये लाभों का नियोजन है, लाभों का बंटवारा है। कहां देते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और उसके अंदर हम यहां पर देते थे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एज बी सी जो भी था उनको यहां पर देते थे, ठीक है। और बाद में ये इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में कहां चले जाते हैं, सोचो, क्रेडिट साइड में, किया था ना। अब सवाल आया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कब देना है, किस स्थिति में देना है, कितना देना है। आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ सोचने की बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आइए बात करते हैं बच्चों।
नंबर एक, पूंजी पर ब्याज केवल साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर ही दिया जाएगा। सिंपल। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने ब्याज देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो ब्याज नहीं मिलेगा। मान लेते हैं एक पार्टनर ने ज्यादा राशि दे रखी थी और पहले से कोई समझौता ही नहीं था इस बारे में ब्याज देने के, और बाद में जब प्रॉफिट हुआ वो कहता है मुझे ब्याज दो क्योंकि तुम्हारी पूंजी कम है, मेरी पूंजी ज्यादा है। क्योंकि पहले से पार्टनरशिप डीड में इस बारे में बात नहीं हुई, इसलिए उसे ब्याज पाने का हक नहीं है, चाहे वो कोर्ट में भी क्यों ना चला जाए। क्योंकि कोर्ट ने ही तो ये जो कानून बनाए, ये कानून जो बने हैं इसके आधार पर ही तो फैसला होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात। यानी ब्याज देने की पहली शर्त है कि नंबर एक संलेख में तो होना जरूरी है, उल्लेख होना जरूरी है। अब नंबर चलते हैं दो, साझेदारी संलेख में उल्लेख होने के उपरांत भी, यानी पहले तो संलेख में उसका उल्लेख चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पूंजी पर ब्याज तभी दिया जा सकता है यदि फर्म में लाभ उपलब्ध हो। यदि फर्म में लाभ है तो दे सकते हो, अर्थात हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी अजीब बात है। लाभ है तो ब्याज देंगे और लाभ की बजाय पहले हानि हो रही है, हालांकि कह रखा है कि ब्याज देना है, तो ब्याज नहीं देंगे। यानी ये शर्त भी लागू होनी चाहिए, पहले डीड में होना चाहिए और उसके बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में लाभ भी होना चाहिए। देखा, दो शर्तें हो गई। अब तीसरी शर्त, ये तो क्लियर होगा अगर लाभ है तब तो ब्याज दे देंगे, ठीक है, और बाय द वे लाभ नहीं है तो नहीं देंगे। अच्छा, एक सिचुएशन और भी तो बन सकती है, थोड़ा लाभ है, थोड़ा लाभ है, तो आइए उस पे पॉइंट चलते हैं। यदि लाभ की राशि पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि से कम हो तो सभी साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज उपलब्ध लाभ की अधिकतम सीमा तक ही दिया जा सकता है। मतलब मान लेते हैं कि हमने इसको ब्याज 3,000 रुपए देना है, इसे 2,000 देना है, इसे 1,000 देना है। ये ब्याज की बात कर रहा हूं, कुल हमें 6,000 ब्याज देना है। हमारे पास प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट 10,000 रुपए, ठीक है, या 9,000 लगा लेते हैं, इसको सही बन जाएगा, 9,000 है। और मान लेते हैं एबीसी पार्टनर्स की रेशियो है लाभ हानि बांटने की बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो बराबर है। तो 9,000 में से पहले तीनों को 3,000, 2,000, 1,000 ब्याज दिया जाएगा और जो प्रॉफिट बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना भाई, ए को, बी को, सी को, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बच गया 9,000 में से, इधर टोटल करेंगे 9,000 और ये हो जाएगा 9,000। 9,000 में से जब ये 6,000 जाएगा तो आपका 3,000 बचेगा। 3,000 तीनों में बराबर बढ़ता है, इसलिए 1/3, 1/3 एंड 1/3, तो 1,000, 1,000 और 1,000। क्लियर है? ऐसे मिलेगा। अच्छा जी, अब अगर सिचुएशन आ गई कि बाय द वे आपके पास प्रॉफिट 3,000 ही हो और आपने देना है ब्याज ही 6,000 देना है और लाभ तो दूर की बात है, तो ऐसे में प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं ब्याज भी पूरा नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया ना कि अधिकतम सीमा तक जितना आपके पास उपलब्ध लाभ है उतना ही ब्याज दोगे।
फिर तो तीनों को 1,000 दे दे। नहीं भाई, ये तो लाभ हानि बट गया। नहीं, 1,000 नहीं देंगे, क्योंकि इन तीनों की पूंजी पर जो ब्याज है, ब्याज, मैंने पूंजी की बात नहीं करी, मैंने ब्याज की बात करी है कि इसका ब्याज बनता है 3,000, ओके, इसका बनता है 2,000 और इसका बनता है 1,000, ओके। तो तीनों का ये इंटरेस्ट है, इसमें रेशो बनाओ। रेशो कैसे बनती है? यदि तीनों की पीछे जितनी जीरो कट सकती है काट दो, तो बचा आपका 3:2:1, और तीनों का टोटल करेंगे 3 + 2 + 1 6, तो 3/6 इसे मिलेगा, 2/6 इसे, 1/6 इसे। कोई बच्चा कहेगा सर अगर ऐसा ना कट सकता हो तो, मान लेते हैं इसका 3100 है और इसका 2100 है, चलो 2 जीरो तो कटी, और अगर 2 भी ना कटती हो, चलो ऐसा कर लेते हैं 3 7 और ये हो गया 2 8, कुछ भी हो, और ये नहीं कटता, तो बच्चे इसका जो टोटल बनेगा दोनों का वही हो जाएगा, और उसके इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख कर वो रेशो बन जाएगी। पर जितना संभव हो उतना काट दीजिए। तो यहाँ पे 3:2:1 हो गया, तो 3:1 में इस 3,000 को बांट दिया जाएगा। तो 3:1 में मतलब इसे 3/6 मिलेगा, इसे 2/6 मिलेगा, इसे 1/6 मिलेगा, जो भी उपलब्ध लाभ है। तो 3,000 का 3/6 यानी 6 5 जा 5 3 जा 15, इसको 1,500 रुपये मिलेगा, और इसका वो 1,000 बन जाएगा, इसको 500 बनेगा। ऐसे क्या समझाया? अगर लाभ ज्यादा है तो पूरा ब्याज मिल जाएगा, अगर लाभ है ही नहीं तो ब्याज नहीं मिलेगा, और अगर लाभ कम है, किससे कम, जितना ब्याज देना है, तो सबको कम मिलेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? उनका जितना ब्याज बनता था उससे रेशो निकाल लो और उस रेशो में उस रकम को बांट दो। इस तरीके से ये तीनों को 3,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और लाभ की तो बात ही मत सोचो, लाभ तो होगा ही नहीं, लाभ का तो पॉइंट ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात थी। अब एक बात और, चौथा पॉइंट है, परंतु यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने को कहा जाए, यदि क्वेश्चन वाला ही कहता है जी इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए, लाभों पर प्रभार माना जाए, जब प्रभार मानते हैं तो देना ही देना है कहा गया हो, तो ऐसी दशा में सभी साझेदारों को पूरा पूरा ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म में लाभ अथवा हानि की कोई भी दशा क्यों ना हो। मतलब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3,000, ठीक है, और क्वेश्चन कहते हैं नहीं इसे प्रभार मानो, इसे प्रभार मानो, तो भाई फिर तो आपको इसको पूरा 3,000 देना पड़ेगा, इसको पूरा 2,000 और इसे पूरा 1,000 रुपीज देना पड़ेगा, यानी आपको 6,000 ही पे करना पड़ेगा, चाहे इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। 6,000 यहाँ लिखेंगे, फिर 6,000 यहाँ लिखेंगे, और 6,000 में 3,000 के तो 3,000 का लॉस हो गया, और यहाँ पे बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बाय प्रॉफिट सॉरी लॉस है, तो बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन A's अकाउंट, B's अकाउंट, C's अकाउंट, तीनों को बांट देंगे। अब तीनों की रेशियो मैंने क्या बताई थी, लाभ हानि की तो बराबर रेशियो थी ना, 3:1 नहीं, क्योंकि रेशियो तो उनकी बराबर मानी थी ना, तो बराबर है तो 1,000 1,000 एंड 1,000 तीनों 1,000 रुपए भुगतेंगे। लीजिए, अब एक तरफ यहां 3,000 मिलेगा एक और 1,000 भुगतेगा, तो कुल मिला के 2,000 मिले, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमें कितना दिया था उसको, 1,500। देखिए फर्क आ गया ना, तो ये है। तो समझ गए बच्चों सभी कि क्या करना है इसमें, कि यदि क्वेश्चन कहता है कि लाभों पर प्रभार माना जाए, चार्ज माना जाए, तो पूरा का पूरा ब्याज देंगे, चाहे उसकी वजह से विपरीत दिशा बन जाए, हानि हो जाए, पर यह है कि इसे 1/1 यानी 1/3 1/3 और 1/3 तीनों में ऐसे बांटा जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया आज का यहां तक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।